थैंक यू। और इट दैट्स ग्रेट कि ये कॉन्सेप्ट जब इंट्रोड्यूस होगा तो होपफुली ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ में मैं आपको सबको बताती चलूँ कि डॉक्टर सबके अपॉइंटमेंट आप लोग मरहम के थ्रू बुक करवा सकते हैं। उनकी प्रोफाइल का लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और बाकी ये कि अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो कॉजेज हैं, जैसे मैंने बात की थी कि रीजंस हमें जानना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक नॉर्मल एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका स्मूथ प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके क्या कॉजेज होते हैं ब्लीडिंग के, जो मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये आज का टॉपिक था। खैर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, जब प्रेगनेंसी एक बच्ची कंसीव कर लेती है, उसके बाद पहला ट्राइमेस्टर होता है, राइट, पहले 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, एंड लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर। ऑब्वियसली ये चीजें मोर आपको एक्सप्लेन करेगा एक गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन फ्रॉम द एनेस्थेटिक पर्सपेक्टिव मुझे इतना पता होना चाहिए कि इसमें क्या मसला है और क्या मुझे हैंडल करना है। एनेस्थीसिया को बेसिकली, एनेस्थीसिया ने आपको यहाँ पे आके लाइफ सेव करनी है एक मरीजा की। अच्छा, जब शुरू में जब प्रेगनेंसी होती है उसको कहते हैं यानी प्री नेटल कह लो, जो पहले होती है प्रेगनेंसी के, जब प्रेगनेंसी हो जाती है शुरू के 3 महीनों में, अगर बिफोर 20th वीक, उसमें बेसिकली आपकी जो आती हैं, जो यूट्रस प्लासेंटा को एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी वजह से आ जाती हैं। बच्चे में कोई कंजेनिटल एनॉमली हो तब वो किक आउट कर देता है। यूट्रस में अगर कोई एनॉमली हो, बाइकॉर्नोवेट यूट्रस हो, वो अबॉर्शन हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके इंट्रापार्टम जो जिसे कहते हैं, जब आपकी क्या कहते हैं, सॉरी, मैं जब सेकंड ट्राइमेस्टर आता है उसमें एक चीज होती है प्लेसेंटा प्रीविया, एक चीज होती है प्लेसेंटल अब्रप्शन, एक चीज होती है कोई बेसिकली देयर आर सो मेनी रीजंस। एक मैं जिसमें हाईलाइट करूंगा, ब्लीडिंग जो होती है मोस्ट लाइकली होती है तो एबनॉर्मल प्लेसेंटा की वजह से। प्लेसेंटेशन जो होती है शुरू में भी गलत जगह पे गलत तरीके से लगती है यूट्राइन वॉल से, वो जनाब वो किक बैक कर देती है। प्लेसेंटल अब्रप्शन इज कॉल्ड अर्ली सेपरेशन, प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो जाता है। उससे क्या होता है कि औरत ब्लीड करना शुरू हो जाती है। अब जब ब्लीड करती है, 2 तरह के होते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन में। एक तो रेट्रोप्लेसेंटल क्लॉट होता है जो आपके प्लेसेंटा के पीछे बड़ा होता जा रहा है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा, उसको कहते हैं कंसील्ड प्लेसेंटल अब्रप्शन। कंसील का मतलब आपको जो नीचे से खून नहीं आ रहा, आप समझे काम ठीक है, लेकिन इसमें बच्चे का भी उतना ही खतरा है, माँ का भी उतना ही खतरा है। तो एक ये कंसील्ड वाला, एक रिवील्ड होता है जिससे नीचे जो है ना, नीचे से खून निकल रहा होता है, औरत के जो बच्चादानी से खून निकल रहा होता है, तो उसको प्लेसेंटल अब्रप्शन कहते हैं। और रीजंस क्या होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया एक चीज होती है जो लो सीटेड प्लेसेंटा उसे कहते हैं। उसकी वजूहात कुछ ऐसी होती हैं, कई दफा आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो नीचे प्लेसेंटा बन चुका होता है। कई दफा फाइब्रॉइड ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर जो है ना बेसिकली बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, उसकी वजह से वो ऊपर नहीं नीचे ही वो प्लेसेंटा बैठ जाता है। अच्छा, देयर आर 3 तरह के होते हैं प्लेसेंटा, मार्जिनल एंड स्लाइटली कवरिंग द इंटरनल ऑस एंड फुली कवरिंग। अच्छा, मार्जिनल जो है ना बेसिकली थोड़ा सा आपके उसके सर्वाइकल ओपनिंग जो होती है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खोलता जाता है विद कॉन्ट्रैक्शन ताकि बच्चा बाहर आए, तो वो जो मार्जिनल होती है या पार्शियल कवर होता है ऑफ द इंटरनल ऑस, या इसको कंप्लीट कवर करना, इसमें ब्लीडिंग बहुत हो सकती है। अगर ये इनका सिर्फ ये है, इनको एंटीनेटल विजिट्स करने पड़ते हैं अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वो जनाब इनके रिपीटेड अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए एक ही तरीका है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से हर वक्त राब्ते में रहें। अच्छा, अब जब ऐसा केस आता है
गायनेकोलॉजिस्ट हमारी क्लिनिक पे उन्हें रेफर करते हैं कि भाई आप इनको जरा देख लो, इनके लिए क्या क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपके सवालात पे आऊंगा। सारा एक ही सवाल पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्लीडिंग के ये कॉजेस हैं। अच्छा, अब डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग होती है उसके 3 ही कॉजेस हैं। या आपके बर्थ कनाल में कोई टेयर हो गई, कट गया, या आपका प्लासेंटा थोड़ा सा रह गया, और या आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, वो फ्लैसिड हुआ है, और यूट्रस जो होता है भरा होता है खून की नालियों से, क्योंकि माशाल्लाह डिस्टेंडेड होता है, और फिर उसको छोटा बनना पड़ता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट ना करे तो आपके प्लासेंटल साइड से इतनी ब्लीडिंग होगी आप सोच नहीं सकते। उसको अगर ना कंट्रोल किया, ये पेशेंट पोटेंशियली डीआईसी में चले जाते हैं। डीआईसी का मतलब है डिसएमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोआगुलेशन। सो ये कॉजेस हैं। ठीक, और ब्लीडिंग से रिलेटेड हमें कमेंट्स में क्वेश्चन आया है, हम वो क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये कि 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके नाक से ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर साहब इसका भी जवाब दीजिएगा कि इसकी क्या रीजन है। आपका सवाल दोबारा कहिए प्लीज, आपकी आवाज बहुत कट रही है। जी, क्वेश्चन ये आया है कि 7 मंथ से एक प्रेग्नेंट लेडी है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके नोज से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग स्टार्ट है, ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं उनको, तो इसकी क्या रीजन है। देखिए, बेसिकली एक चीज होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PIH के नाम से होती है। जब इनका ब्लड प्रेशर शूट करता है तो यू डू हैव ये नेजल ब्लीड होती है। उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपने एंटीनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को रिपीटेडली विजिट किया है, आपका ब्लड प्रेशर का शूट हो रहा है, तो गायनेकोलॉजिस्ट कैन राइट the antihypertensive medication for a pregnant mother, वो कंट्रोल रहना चाहिए। एक चीज होती है प्री एक्लैम्पसिया, वो PIH से एक आगे वाली स्टेज होती है। एक चीज होती है एक्लैम्पसिया। प्री एक्लैम्पसिया में कोएगुलेशन का प्रॉब्लम आती है, उसमें जो है ना कोएगुलेशन डिफेक्ट हो जाता है, तो उससे कई दफा लोग ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, प्रेगनेंसी में प्लेटलेट काउंट नीचे जाता है, विच इज नॉर्मल। एक प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन नीचे जाती है, क्योंकि उसको डाइल्यूशनल एनीमिया कहते हैं। इसमें औरत का जो कार्डियक आउटपुट या ब्लड वॉल्यूम 25% से भी ऊपर चला जाता है एट द टाइम ऑफ टर्म प्रेगनेंसी। उसमें से 20% इज ब्लड, द रेस्ट इज प्लाज्मा, तो उसको डाइल्यूशनल एनीमिया कहते हैं। तो वो जो है ना, उससे आपकी हीमोग्लोबिन डाउन होती है, प्लेटलेट डाउन होती है। अच्छा, जब प्लेटलेट डाउन होती है तो ब्लीडिंग होना तो इनएविटेबल है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में जब एनेस्थीसिया की हम बात करते हैं तो एनेस्थीसिया के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस होती हैं, तो आप ये बताइएगा कि क्या मिसकंसेप्शंस होती हैं और व्हाई वुमेन आर अफ्रेड ऑफ गेटिंग एनेस्थीसिया, कितने खौफजदा क्यों होती हैं खवातीन एनेस्थीसिया के नाम से, कि या मिसकंसेप्शंस होती है, ये सुनी सुनाई बातों पर लोग जो है वो यकीन कर लेते हैं, तो इसकी जरा मिसकंसेप्शन एक क्लियर कीजिएगा कि क्या है एक्चुअल। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये मिथ मैं हर जगह जिस दुनिया में भी मैंने काम किया है, औरतें डरती हैं एनेस्थीसिया से। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, उसकी वजह ये है कि हमारी कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। हमको यानी बैक एंडर बनाया होता है, विच इज नॉट राइट। हमारी क्लिनिक होती है, क्लिनिक में बैठे, आप क्लिनिक पे लेके आए एक औरत, जो आप मेरे साथ आके बैठेंगी, अगर मेरी क्लिनिक से आप मुतमईन होकर ना निकलें तो जो मर्जी कह दीजिएगा, क्योंकि बात यह है कि उनको बताना होता है कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, एक मिथ है यहाँ पे, बल्कि सारी दुनिया में ही, नॉट इन द वेस्ट फॉर श्योर। कहते हैं एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया दे दो, मुझे तो कोई पता ही नहीं है, खैर है मैं चली जाऊँ। उनको पता ही नहीं है कि जनरल एनेस्थीसिया के इतने डाउन साइड्स हैं कि आप सोचेंगे भाई वो ज्यादा बेहतर है कि मैं रीढ़ की हड्डी में टीका लगवा लूं, ताकि मैं कम से कम जाग तो रही हूँ, राइट। एक चीज होती है, आपको नहीं पता होगा, एक आपने टीका लगाया, मरीज बेहोश हो गया, अब आपको मसल रिलैक्सेंट दूंगा ताकि आपके जॉ के जबड़े जो है ना रिलैक्स हो जाए। मैंने लेरिंगोस्कोप से आपकी ट्यूब डालनी है, ट्यूब को
एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, सांस की नाली में जाती है, राइट? उसको फिक्स करके मैंने आपको वेंटिलेटर पे रखना होता है। आपको पता था? नो। वेंटिलेटर पे आप जाते हो टेम्पररी जब तक, क्योंकि वेंटिलेटर पे इसलिए रखते हैं कि सर्जन को हमेशा चाहिए एब्डोमेन रिलैक्स, पेट रिलैक्स होना चाहिए ताकि वो काट सके। तो उसके बाद क्या होता है, फिर उसमें आपको गैसेस सूंघनी पड़ती हैं, आपको पेन किलर्स देने पड़ते हैं, रिपीटेड मसल रिलैक्सेंट देने पड़ते हैं, और ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, एलोथेन के तो दिन खत्म हो गए। आजकल हम जो है ना बेसिकली सीवो एंड आइसोफ्लोरेन यूज करते हैं, जो मॉडर्न गैसेस हैं। अच्छा, उसके बाद आपको रिवर्सल देना है, एंटी एमेटिक वॉमिटिंग के लिए देना है। भाई क्यों? व्हाई डू यू हैव टू चूज दैट व्हेन आई कैन गिव यू अ बेटर वे कि भाई मैं एक प्रिक में, मैं आपको बताऊं, मैं दूसरा प्रिक करता ही नहीं। बैक में गया, सफाई की, सफाई कहने का मतलब स्टेरिलाइज किया स्किन को, उसके बाद एक प्रिक में आई एम डन, और विद इन 10 सेकंड्स आपकी पेन खत्म। तो मुझे बताइए कि ये जो मिथ है, only because the people, they do not interact with anesthesiologists as much as they should be. Anesthesiology is a very critical role. इसमें किसी भी डिलीवरी में, सी सेक्शन हो या कोई हड्डियों का ऑपरेशन हो, why should you? आप देखें आजकल दुनिया में ट्रेंड है, आप जो सर्जरी करनी है उसको ब्लॉक कर दो, उस एरिया को, सेफ, पेशेंट के लिए सेफ। अच्छा, अब ये फर्जनल जनरल एनेस्थीसिया देता हूं। औरत जब प्रेग्नेंट होती है ना फुल, तो ये नेक शॉर्ट हो जाती है, इसको शॉर्ट नेक कहते हैं। ब्रेस्ट का साइज बड़ा होता है तो उससे इंट्यूबेशन डिफिकल्टी होती है, सांस की नाली में ट्यूब डालना मुश्किल हो जाता है। अब बताइए, एक मरीजा को आपने पैरालाइज कर दिया, वो खुद तो नहीं ब्रीथ करेगी, खुद नहीं ब्रीथ करेगी, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी ट्यूब सही नहीं डली, आपकी ऑक्सीजन लेवल नीचे आई, उससे आपके बेबी को भी फर्क पड़ा, आपको भी फर्क पड़ा। और अगर आपने सही मेजर्स नहीं लिए, जिसको कहते हैं डिफिकल्ट इंट्यूबेशन ट्रॉली, फेल्ड इंट्यूबेशन ड्रिल करनी पड़ती है लाके, और फिर वो ट्रोमा होता है, डालते हुए पूरा खून हो जाता है। व्हाई? क्यों? मेरे को क्या जरूरत है इतने डिफिकल्ट तरीके से किसी का सेक्शन करना? मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ, ये ना समझिए कि एनेस्थीसिया जनरल दे दिया तो आपको पता ही नहीं। ये भी तो हो सकता है ना कि उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाए, आपकी सांस की नाली में ट्यूब ना जाए, तो आपका अगर आपने सही मेजर नहीं लिए, इट कैन लीड टू डेथ। तो मेरी मैसेज मेरे व्यूअर को यही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मीट योर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। कोई भी हो, उससे आके मिले, आके उनसे पूछें कि हाँ भाई क्या मेरी चॉइसेस है। Does that answer my question? All right. Yes. Next मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि how do you educate and prepare a pregnant mother for the unforeseen situation? Correct. उसका सिंपल एक जवाब है, आप अपने OBGYN जो गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन जो आपको फॉलो कर रहा है, उनसे रेगुलरली राब्ते में रहें, उनको रेगुलरली विजिट करें। हमारे मुल्क में कॉस्ट का एक इशू है, लेकिन आपकी जिंदगी से तो बढ़ के नहीं है ना। आपने अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को बार बार आए। अच्छा, अगर एक फर्जनल औरत का प्लासेंटा नीचे है, वो तो हमारे पास आएंगे ही आएंगे। अच्छा, वो जब आएंगी तो हम उनको इवैल्यूएट करेंगे तो उसका एक प्रेपरेशन होती है जो मैं आगे आपको बताता हूँ डिटेल। तो बेसिकली ये एंटीनेटल विजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कोई इशू है उसको सीरियसली लीजिए, सीरियसली लेके अपने डॉक्टर को फॉलो करें, और जब जरूरत पड़े, आपकी लाइफ को खतरा आने वाला है, मसलन प्लासेंटा प्रीविया ग्रेड 4 आपकी पूरा नीचे से बंद है, नीचे का जो ओपनिंग है यूट्रस की, उसके ऊपर बैठा हुआ, उसके लिए तो आपको प्लान ही डिफरेंट करने पड़ेंगे। तो दिस इज व्हाट माय सिंपल मैसेज।